हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो अपना जो यूनिट नंबर 4 का जो लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ था वो था टाइम जनरेशन। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था वेस्ट हीट रिकवरी। यहाँ से हमने अपना जो फोर्थ चैप्टर था वो स्टार्ट किया था। यूनिट नंबर 4 वेस्ट हीट रिकवरी, को जनरेशन एंड टाइम जनरेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने देखा था वेस्ट हीट रिकवरी। उसके बाद बेनिफिट्स देखे थे उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट देखे थे। उसके बाद हमने देखा था को जनरेशन। ठीक है, फिर को जनरेशन के नीड्स देखे थे हमने, क्या नीड है उसके बाद उसके एडवांटेज देखे थे। उसके क्लासिफिकेशन, टॉपिंग साइकिल और बॉटमिंग साइकिल भी हमने देखा था उसमें। ठीक है, और उसके एप्लीकेशन देखे थे। अभी जो लास्ट वाला जो टॉपिक बचा हुआ है वो है टाइम जनरेशन। आज हम बात करेंगे टाइम जनरेशन के बारे में। क्या होता है टाइम जनरेशन, यानी कि टाइम जनरेशन कैन बी डिफाइंड एज द साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ कूलिंग, हीटिंग एंड पावर जनरेशन फ्रॉम ओनली वन फ्यूल इनपुट। टाइम यानी कि तीन प्रोसेस हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं टाइम जनरेशन के केस में। ठीक है, सबसे पहले इसमें प्रोसेस होती है कूलिंग, उसके बाद हीटिंग और पावर जनरेशन। मतलब हम एक ही फ्यूल को लेके हम उससे पावर भी जनरेट करेंगे, उससे हीट भी करेंगे और उससे कूल भी करेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं टाइम जनरेशन। देखो यहाँ पे एक डायग्राम इसने बताई है कि यहाँ से क्या हम अगर फ्यूल को अगर हम भेजेंगे पावर सिस्टम में। ठीक है, हम फ्यूल को कहाँ भेजते हैं, पावर सिस्टम में भेजते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल पावर मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि फर्स्ट इनपुट हुआ हमारा फ्यूल, हमने अगर पावर सिस्टम को भेजा, यहाँ से हमें मिलेगा इलेक्ट्रिकल पावर। उसके बाद यहाँ से अगर कुछ वेस्ट हॉट गैसेस अगर बाहर निकली, ठीक है, यहाँ से अगर कुछ वेस्ट हॉट गैसेस अगर बाहर निकली तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से रिकवर करेंगे। ठीक है, रिकवर होने के बाद हम कुछ भेजेंगे इसको कूल करने के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरफ, और कुछ हम भेजेंगे हीटिंग की तरफ। ठीक है, हम भेजेंगे कुछ हीटिंग की तरफ और कुछ भेजेंगे हम कूलिंग सिस्टम की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, देखो इलेक्ट्रिकल पावर भी मिल रहा, हीटिंग भी हो रही है, कूलिंग भी हो रही है। यानी कि एक ही फ्यूल से हम तीन प्रोसेस रन कर रहे हैं, एक हीटिंग, उसके बाद कूलिंग और उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तीन आउटपुट हमें मिल रहे हैं सिर्फ वन फ्यूल देने के बाद। इसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइम जनरेशन। इसको क्या बोलते हैं, टाइम जनरेशन। यानी कि अगर तीन प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है, वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी और कोल्ड, ठीक है, साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहा है, तो उससे बोलते हैं टाइम जनरेशन। ठीक है, देखो इस तरह से डायग्राम रहती है उसकी। सबसे पहले फ्यूल जाएगा इंजन और टरबाइन में, उसके बाद जनरेटर को रोटेट करेगा। जनरेटर रोटेट होने के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी को हम भेजेंगे बिल्डिंग या फिर पावर ग्रिड की तरफ। ठीक है, अभी ये हो गया वन, फर्स्ट आउटपुट मिला। उसके बाद यहाँ का जो कुछ वेस्ट रहेगा उससे हम भेजेंगे हीट रिकवरी में। ठीक है, यहाँ से हीट रिकवर होने के बाद उसको हम भेजेंगे हॉट वाटर पावर फॉर एसी यूनिट। ठीक है, और उसके बाद उसको हम भेजेंगे कूलिंग के लिए। कहाँ भेजेंगे, हम कूलिंग के लिए। तो यहाँ से में हॉट वाटर हम पास करेंगे बिल्डिंग के डक्ट सिस्टम में, और चिल वाटर भी हम बिल्डिंग या पावर ग्रिड बिल्डिंग की तरफ हम पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेकंड आउटपुट, यहाँ पे थर्ड आउटपुट। तो एक ही फ्यूल के हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं, हॉट वाटर भी जनरेट कर रहे हैं और स्टीम भी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, चिल वाटर बोलते हैं इसको। एक ही इनपुट से हम तीन आउटपुट हमें मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हॉट वाटर और चिल वाटर। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टाइम जनरेशन प्रोसेस। अब इसकी एफिशिएंसी देखो, अगर स्टिप हम एक सिंगल जनरेटर को अगर रन करते हो तो इससे हमें स्टिप 35 to 40% एफिशिएंसी मिलेगी। अगर हम कोजनरेशन सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो हमें 50 to 70% एफिशिएंसी मिलेगी। और अगर हम टाइम जनरेशन के बारे में सोचते हैं तो हमें 80 to 90% एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, टाइम जनरेशन की एफिशिएंसी कैसी रहेगी, बहुत ही ज़्यादा रहेगी rather देन बोथ द सिस्टम्स। ठीक, देखो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर कंबस्टेबल अगर 100% है, ठीक है, लॉस टिप 30% हो रहा है। 30% हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हीट हमें 55% मिल रहा है, और ट्रांसमिशन लॉस 2% है। यहाँ पे हीट और कूलिंग 55। ठीक है, अगर हम देखें तो लॉसेस के परसेंटेज बहुत ही कम आ रहे हैं इस केस में। अभी देखो नीड ऑफ टाइम जनरेशन प्लांट, अभी इसकी नीड क्या है। सबसे पहले नीड है इसकी कि टाइम जनरेशन पावर प्लांट डज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन प्राइमरी फ्यूल। इससे इसके लिए जो फ्यूल लगेगा वो कैसे लगेगा, बहुत ही ज़्यादा लगेगा। उसके बाद
ट्राई जनरेशन सेटिस्फाई द नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोसेस, हीट एंड कूलिंग साइमल्टेनियसली। मतलब हमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी भी वो दे सकता है, उसके साथ में वो हीटिंग और कूलिंग दोनों भी कंडीशन दे सकता है, ठीक है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ यूजिंग 3 सेपरेट यूनिट्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोसेस, हीट एंड कूलिंग। हाँ, अगर किसी जगह पे अगर हमें 3 यूनिट चलाने होंगे, हीटिंग के लिए, पावर के लिए और कूलिंग के लिए, तो 3 सेपरेट यूनिट चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ एक ही यूनिट अगर लगा दें टायर जनरेशन का, तो तीनों चीज़ें हमें एक ही इसमें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर कंपेरेटिव हम स्टडी करें तो डेफिनेशन क्या रहेगी टायर जनरेशन की, कि साइमल्टेनियसली वो कूलिंग, हीट और पावर ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इस सीक्वेंशियल जनरेशन ऑफ टू कूलिंग हीटिंग फ्रॉम फ्यूल। यहाँ सिर्फ दो ही केस होते हैं, कूलिंग या फिर हीटिंग। अल्टरनेटिव नेम, इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, CCHP, कंबाइंड हीटिंग कूलिंग एंड पावर, और इसका नाम क्या है, कंबाइंड हीट एंड पावर। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग एंड कूलिंग। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग। इफिशियंसी इसकी 90% है, तो इसकी सिर्फ 80% है। एब्जॉर्प्शन रिफ्रेश सिस्टम इसके लिए जरूरी है, इसके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी टायर जनरेशन और कोजनरेशन के बारे में। इसके बाद देखते हैं इसके एडवांटेजेस। सो लो पे बैक पीरियड, उसका प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट एंड आउटेजेस, रिप्लेसिंग थर्मल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल है, सेविंग एनर्जी कॉस्ट है, यानी कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। सो इसको एक बार आप देख लेना, ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेज पे, जैसे हाई कैपिटल कॉस्ट, यानी कि इनपुट कॉस्ट इसकी, जब हम इसको सेटअप करेंगे तो इसकी कॉस्ट किसी ज़्यादा रहेगी। मोर रिसर्च वर्क इज नीडेड, अगर इसको सेटअप करना है तो इसके लिए रिसर्च वर्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटेंस प्लानिंग इज रिक्वायर फॉर डिजाइनिंग टायर जनरेशन सिस्टम प्रोजेक्ट, इसकी प्लानिंग और डिजाइनिंग भी ज़रूरी है इसको सिस्टम को रन करने से पहले। इसका एप्लीकेबिलिटी डिफर्स विद ईच प्रोजेक्ट, और इसमें क्या होता है कि हर प्रोसेस में कैसा रहता है, कुछ ना कुछ वेरिएशन रहते हैं, तो एक ही हम प्रोजेक्ट सभी जगह पे हर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वे एप्लीकेशन है डेटा सेंटर्स, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गया, मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस हो गया, ऑफिस बिल्डिंग, सुपर मार्केट्स, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कॉलेज यूनिवर्सिटी, स्कूल कॉलेज, शॉपिंग सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गया, थिएटर्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, कैसिनोज हो गया, ठीक है, रिसोर्ट्स हो गया। सो देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ टायर जनरेशन प्रोसेस, ठीक है। सो इसके एप्लीकेशन में आपको पूछ सकते हैं, या फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी आपको पूछ सकते हैं, या फिर कंपेरेटिव स्टडी वाला जो डिफरेंस है एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 4 अभी फिनिश हो गया। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर बचे, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6। सो यूनिट नंबर 5 हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।